मेरे पूर्वजों ने मुझे दिया है वो मेरे भीतर है। तो बहुत सारे शब्द के कारण, अर्थ नहीं जानने के कारण, हिंदुत्व शब्द का अर्थ नहीं जानते हम, इस पर बहस छिड़ा हुआ है। जिसका जो मन वही बोल देता है। और हमारे इतिहास भी बहुत अच्छे नहीं हैं। हमारे इतिहास रोमिला थापर के हैं। हमारा एजुकेशन भी बहुत बढ़िया नहीं है। ये क्रिश्चियन बोर्ड का है, 1858 में बना हुआ, मैकाले ने बनाया है। तो हमारे पास न अपनी शिक्षा पद्धति है, न अपना कोई इतिहास है, न हम हिंदी के अर्थ जानते हैं। तो इन शब्दों से राजनीति को लेकर के खेला जाता है और ये खेल चलता रहता है। जब कोई विद्वान व्यक्ति आएगा आपके सामने, और हैं हिंदुस्तान में, क्या हर जगह हैं, तो इन बातों का, इन शब्दों का अर्थ जैसे ही वो क्लियर करेगा तो सारी बातें गौण हो जाएंगी। हिंदुत्व जीवन धारा है। यहाँ के मुसलमान, यहाँ के क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बुद्धिस्ट सभी हिंदू क्षेत्र में रहते हैं और जीवन पद्धति सबकी हिंदुत्व की है। अभी एक मामला बहुत ज्यादा पूरे देश में चल रहा है हिजाब को लेकर, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो मामला जिस प्रदेश का है, और मैं एक ही चीज मानता हूं कि एक देश एक कानून होना चाहिए, संविधान होना चाहिए। पर आप देखेंगे थोड़ा सा अद्भुत टाइप की राजनीति यहां होती है कि अपने समय में तो वो संविधान चलाने लगते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि हमारा धर्म का ये कानून है। या तो संविधान से देश चला लो, या फिर अपने धार्मिक कानून से चला लो, शरीयत से चला लो, कि हम फिर अपने हिंदुत्व से चला लें, हम सनातन परंपरा से चला लें। या तो सबको छूट होनी चाहिए कि अपने अनुसार आप भी स्कूल में जा सकते, कॉलेज में जा सकते हो, आप भी सारे चीजों को ध्वंस कर सकते हो। या तो फिर संविधान के अनुसार स्कूलों को, शिक्षा स्थलों को ये इजाजत देनी चाहिए कि वो कौन सा ड्रेस अलाउ करते हैं। एक देश में अनेक कानून नहीं होने चाहिए। अनेक कानून होने के कारण कश्मीर इतने वर्षों तक भुगतता रहा। कश्मीरी हिंदू और पंडित दिल्ली और जगह जगह नालियों के करीब जो अरबपति थे, वो अपनी जवान बेटे बेटियों के साथ तंबू लगा के 30 साल से रह रहे हैं। अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। अगर फिर एक देश में कई कानून बने तो यहाँ के बहुसंख्यकों को बहुत दिक्कत होगी, तकलीफ होगी। इसलिए हिजाब का जो मामला है वो संविधान का मामला है, कानून का मामला है। स्कूल अलाउड करे तो बहुत अच्छी बात, और हिजाब के बदले में फिर जब वो भगवा पहन के गए तो उस पर भी हल्ला नहीं होना चाहिए। तो फिर दोनों ही लागू कर दो, जिसको मन है भगवा पहन के आए, जिसको मन है हिजाब। लेकिन ये उचित नहीं है। शिक्षा समान तरीके से होनी चाहिए और ड्रेस कोड भी समान तरीके से होना चाहिए, एक तरीके का होना चाहिए। अभी यूपी में चुनाव चल रहा है। यूपी जो है वो संतों का गढ़ कहा जाता है। वहां पर कई बयान भी आ रहे हैं बड़े नेताओं। कभी एक हाल ही में बयान आया था कि जो संत होते हैं वो ढोंगी होते हैं। इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, ढोंग शब्द का भी परिभाषा जानना होगा। ढोंग शब्द का अर्थ होता है जो आप नहीं हैं और वो आप दिखाते हैं। तो कोई टीचर स्कूल में है जो वास्तव में पढ़ाता नहीं पर दिखाता है मैं बहुत एक्टिव हूं। कोई डॉक्टर ऐसा है जो किडनी निकाल लेता है इसी भारत देश में। कई इंजीनियर हैं ऐसे जिन्होंने स्कूल बनाए और स्कूल बच्चों पे गिर गए, बच्चे मर गए, पुल गिर गए। कई टीचर हैं जो भ्रष्टाचार कर लेते हैं, नेता भ्रष्टाचार कर लेते हैं। तो एक संतों के लिए ढोंगी कहना या पाखंडी कहना या उनके ऊपर हमला करना, मैं पूछता हूं आपसे कि इस देश में कई डॉक्टरों ने किडनियां निकाल ली। आपके पिताजी अगर बीमार हों तो आप लेके सब्जी वाले के पास जाएंगे या डॉक्टर के पास जाएंगे? तो आप बोलेंगे डॉक्टर के पास जाऊंगा। मैं कहूंगा अरे डॉक्टर किडनी निकालते हैं। अरे बोले बाबा जी, अपवाद हर जगह होते हैं, सही गलत हर जगह होते हैं। तो फिर संत के मामले में भी यही है। संत के वेश में अभी नहीं, त्रेता युग जो राम का युग था, रावण इसी वेश में आया था। तो ढोंगी का अर्थ है कि इस ड्रेस को पहनकर, वेश को लेकर के हम अपनी वृत्तियों का पूर्ण करते हैं, कामना वासना का पूर्ण करते हैं। ये तो हर जगह है। इसलिए ढोंगी सिर्फ संतों के साथ नहीं लगता। और जिन्होंने ये गलत काम किए हैं उनको कानून सजा देगी, संविधान सजा दे रही है। और एक बात आप यकीन मानिए, ये देश धर्म पर विश्वास करने वाला और संविधान पर है। जिसकी जैसी करनी उसको वैसा फल भोगना पड़ता है। अगर मैं पाखंड करूंगा मुझे फल भोगना पड़ेगा। आप पत्रकार हैं, आप पाखंड करेंगे आपको फल भोगना पड़ेगा। कोई टीचर करेगा उसको ही फल भोगना पड़ेगा। अभी यूपी में चुनाव है और वहां पर एक मुद्दा जो सबसे बड़ा रहा है राम मंदिर है। अब भाजपा इस चीज को भुना रही है। भाजपा कहना है कि उन्होंने राम मंदिर बनाया है। क्या लगता है ये जो राम मंदिर का मुद्दा है वो गलत दिशा में जा रहा है या वाकई में इससे भाजपा को कुछ फायदा होता दिख रहा है? देखिए, मैं राजनीतिक पार्टी पर तो टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं इतना जरूर कहूंगा कि 492 साल के बाद भारत में, हिंदुस्तान में अयोध्या जाना जाता है राम मंदिर से, मथुरा जाना जाता है कृष्ण से,
और काशी जाना जाता है भगवान शंकर से। ये तो बच्चा बच्चा पूरी दुनिया जानती है। आप जाके काबा में कह दो कि यहाँ भगवान है, कोई मानने को तैयार होगा। वेटिकन सिटी में जाके कह दो दुर्गा जी हैं, कोई मानने को तैयार होगा। दर्शक वापस नहीं लौटने देंगे। ये तो भारत ही ऐसा लिबरल जगह है जहां आप अयोध्या में भी जाके कुछ कह दो, मथुरा में भी कुछ कह दो और काशी में भी कुछ कह दो। ये भारत की जनता की जीत है और न्याय पद्धति की जीत है, लेकिन न्याय पद्धति बहुत लेट है। मैं राम राज्य की आपको परिभाषा बता दूं। राम राज्य झंडे डंडे से नहीं आते। परीक्षित के समय में अंतिम राम राज्य था। राम राज्य की परिभाषा हमारे जो शास्त्रों में है वो है निःशुल्क और उत्तम शिक्षा, निःशुल्क और उत्तम चिकित्सा, निःशुल्क और अविलंब न्याय। ये तीन चीजें अगर पाकिस्तान में आ जाएं तो पाकिस्तान में राम राज्य आ जाएगा, भारत देखता रह जाएगा। जिस किसी कंट्री में ये तीन चीजें आ जाएंगी वहां हम राम राज्य कहेंगे। मैं तो चाहता हूं कि भगवान कृपा करें और छत्तीसगढ़ में राम राज्य आ जाए, ये तीनों चीज यहां पे लागू हो जाए और ये पहला प्रदेश बन जाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री बनने के बाद कुछ दिन बाद वो आपसे आशीर्वाद देने गए थे। आपने आशीर्वाद भी दिया, तो मेरी जानकारी आपने कहा था कि दीन दुखियों की मदद करना है। तो क्या सरकार आपके आशीर्वाद के अनुरूप चल रही है? देखिए, भूपेश बघेल जी चुनाव के बहुत पहले से मेरे पास आते रहे और हमारा उनका संबंध रहा। और एक आध्यात्मिक गुरु के बीच और एक राजनेता के बीच संबंध होना भी चाहिए, क्योंकि धर्म के अनुसार अगर शासन चलेगा, अधर्म के अनुसार तो चलेगा नहीं। तो मुझे जो आशीर्वाद देना था मैंने आशीर्वाद दिया और आपको ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि आशीर्वाद देने के बाद, सरकार बनने के बाद शायद मैं दूसरी काम था आशीर्वाद देना और जनता का काम था सरकार बनाना। जनता जिसको चुनी उसकी सरकार बन गई। अब भूपेश बघेल जी जो चीफ मिनिस्टर यहां पर हैं, यहां की जनता बेहतर बताएगी। मैं तो 3 साल के बाद संभवतः यहां आ रहा हूं, बीच में 1 दिन के लिए आया था मैं। तो मैं अभी तो आज प्रवेश किया हूं छत्तीसगढ़ में। अभी मैं यहां से रायपुर तक जाऊंगा तो जगह जगह मेरे लोग होंगे, हजारों लोग होंगे। मैं सबसे मिलता जाऊंगा और तब रायपुर तक पहुंचते पहुंचते मुझे पता चलेगा कि वास्तव में इस प्रदेश में क्या प्रगति हुई और तब मैं कुछ बोल पाने में समर्थ होऊंगा। और मेरा आशीष है और मेरी शुभकामना है कि ये सरकार जनहित में, गरीबों के हित में और दीन दुखियों के हित में काम करे। धन्यवाद।